नमस्कार प्यारे साथियों, संपूर्ण हिंदी कोर्स की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, आपकी सीटेट की परीक्षा 5 जुलाई को हो जाएगी। तो मैं भी जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करवाने के मूड में हूँ ताकि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और बाकी पेडागोजी के लिए आप लोग हिंदी की क्लास जो अलग से चल रही है उसको देखते रहिए और मानवी मैम की इन्वायरमेंट की क्लास भी देखते रहिए। जिन्होंने अंग्रेजी लिया, अंग्रेजी शब्दावली के लिए अभिषेक सर की क्लास देखते रहिए, लेकिन उससे पहले लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, लाइक कमेंट करते रहिए। तो आइए देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग शब्द व्यंजन के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द क्या है? शब्द देखिए, शब्द अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो अक्षरों से, जो हमारे अक्षर, इससे पहले हमने अक्षरों के बारे में पढ़ा, काका गागा जो हमारे अक्षर होते हैं उनसे निर्मित, उनको जोड़ जोड़ करके जो बनाए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उस ध्वनि समूह को क्या कहते हैं हम लोग? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक यानी जिनका कोई मतलब होता है, जो शब्द कोई अर्थ प्रदान करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक। जैसे घर, आप, मैं। घर का मतलब होता है, घर में हम लोग रहते हैं। आप का मतलब मैं का भी मतलब है। तो ये क्या हमारे हो जाते हैं? सार्थक शब्द। निरर्थक यानी बिना अर्थ वाले, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जो अनायास ही हमारे मुंह से निकलते रहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे फटाफट, चटाचट, इन सब का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अनायास ही हमारे मुंह से निकलते हैं, तो हम लोग इनको क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। और कभी कभी क्या होता है साथियों, सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ में प्रयोग कर दिए जाते हैं, जैसे काम वाम, रोटी ओटी। तो इसका भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बनावट के आधार पर या और भी किसी आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? जैसा कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। याद रखेंगे, बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं। रूढ़, रूढ़ उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, यानी जो 2 शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, अक्षरों के योग से ही बन जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़। जैसे आम, पेन, जल, उदाहरण के लिए देखिए लिखा है, इत्यादि। तो ये सब क्या है? शब्दों के योग से नहीं बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। फिर यौगिक, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उनको यौगिक, यानी योग से बने हैं इसीलिए यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे राजमाता, राज प्लस माता, 2 शब्दों के योग से। रसोई घर, रसोई प्लस घर। इसी क्रम में और भी हम लोग सोच सकते हैं, पंचवर्षीय है, विश्वविद्यालय है, ये सब 2 शब्दों के योग से बने हैं। फिर योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते तो हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके कोई अलग ही अर्थ देने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं, लंबोदर। लंबोदर मतलब जिसका लंबा उदर होता है। लंबा उदर तो बहुत से लोगों का होता है, लेकिन हम लंबोदर सबको नहीं कह सकते, केवल गणेश भगवान को लंबोदर कहा जाता है, हर किसी को हम लंबोदर नहीं कह सकते। तो ये अपना विशेष अर्थ दे रहा है लंबोदर। जैसे कि पंकज, पंख यानी पंख माने कीचड़ होता है, तो पंख कीचड़ में जो उगता है उसको क्या कहते हैं? पंकज। अब कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उगती हैं, जैसे सिंघाड़ा हो गया या और भी बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन पंकज माने क्या होता है? कमल। तो हम हर किसी को पंकज नहीं कह सकते, तो ये क्या दे रहा है? अपना विशेष अर्थ दे रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? लंबोदर, पंकज, योग रूढ़, या जलज भी कह सकते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने इससे पहले बनावट के आधार पर पढ़ा, अब उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4। बनावट के आधार पर 3 पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम तद्भव तो आपका क्रम से चल ही रहा है व्याकरण के साथ ही, उसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। ये एक बार और बता देते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम संस्कृत के वे शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों यानी उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, संस्कृत के शब्द हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पृथ्वी, पक्षी, पूर्व, पुस्तक, ये हमारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन धीरे धीरे उनके रूप बदल गए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? बोलते बोलते लोगों ने उनका रूप बदल दिया, यानी अपनी भाषा में उनको प्रयोग करने लगे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पुराना, ये पहले पुरातन, फिर तद्भव हो गया तो क्या हो गया? पुराना। पूछना, बाग, बचपन, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तद्भव शब्द हो जाएंगे। देशज शब्द, देशज शब्द हम लोग उनको कहते हैं जिनके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता, यानी जिनके बारे में हमको पता नहीं होता कि वो किस भाषा से लिए गए हैं। वहाँ के स्थानीय लोग ही बोलते बोलते उन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे ठेस, लोटा, खिड़की, डिब्बा, डिब्बा भी मान सकते हैं, डिब्बा आदि, तो ये सब क्या हो जाएंगे? देशज शब्द में आ जाएंगे। जो वहाँ के लोग हैं उनका प्रयोग अपने आप ही बोलते बोलते प्रयोग में लाने लगते हैं, भाषा में प्रयोग करने लगते हैं, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? देशज शब्द हो जाएंगे। फिर विदेशी शब्द, विदेशी शब्द उनको कहते हैं किनको? जो विदेशी भाषाओं से जगह अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ बाहर से शब्द लिए गए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फारसी के कुछ शब्द हैं या अरबी के कुछ शब्द हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे उपन्यास, उपन्यास बंगला का शब्द है। कमरा, अदालत, उम्मीदवार, ये सब क्या है? फारसी और अरबी के शब्द हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जब अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे तो वो भी कई शब्दों का प्रयोग करते थे, तो उनको भी थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में जगह दे दी गई और वो बोले जाने लगे। जैसे लैटन, लैटन को हम लोग लालटेन बोलने लगे, तो ये सब क्या है? हमारे विदेशी शब्द हैं। चाय, लीची, चीनी, ये सब भी हमारे विदेशी शब्द हैं जो थोड़े बहुत रूप बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने लगे हैं। तो आज शब्दों के बारे में इतना ही जानते हैं। एक तरफ आपका विलोम शब्द चल रहा था, उसी क्रम में आपने इससे पहले लिखा था, नहीं लिखा हो तो लिख लीजिए फिर से, बाकी पिछली कक्षाएं भी देख लीजिए, उसमें है और इसमें भी। तो यहाँ पर हमने अनंत और अंत तक बताया था। फिर देखिए अतिथि, अतिथि माने मेहमान, इसका विलोम क्या हो जाता है? आतिथे। क्या हो जाता है? अतिथे। अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाता है? प्रकाश। अस्त, अस्त का विलोम शब्द क्या हो जाता है? उदय। अस्त माने डूबना, उदय माने उदित होना। आरोह, आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अवरोह। आरोह का विलोम शब्द क्या हो जाता है? अवरोह। और एक तरफ आपका तद्भव तत्सम चल रहा था, इसमें हमने आग और अग्नि तक पढ़ा था। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो पिछली कक्षाओं में जाकर के देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अभी देखते हैं उसके आगे से इतवार। इतवार का तत्सम क्या हो जाता है? आदित्यवार। इतवार माने रविवार, इतवार का तत्सम क्या हो जाता है? आदित्यवार। इमली, इमली का तत्सम क्या हो जाता है? अम्लिका। अम्लिका। आपका जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, एमलिका, अम्ली, कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इसको एकदम सटीक तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। इमली का तत्सम क्या हो जाता है? अम्लिका। ईख, ईख माने गन्ना, ईख का तत्सम क्या हो जाता है? इच्छु। क्या हो जाता है? इच्छु। ईंट, ईंट का तत्सम
इष्टिका। ईंट माने ईटा, आप सभी को पता होगा क्या हो जाता है तत्सम इष्टिका। उल्लू का उल्लूक, उठान का उत्थान, ऊंट का उष्ट्र, ऊंट का क्या हो जाएगा उष्ट्र, और ऊन का ऊड़। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। और बाकी आपकी कक्षाएं जल्दी कोशिश करूंगी नियमित रूप से चलाकर आप सभी का कोर्स पूरा करवा दूं, और आपकी पेडागोजी की भी कक्षाएं चलती रहेंगी, देखते रहिए, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।